हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस चैनल। मेरा नाम संतोष है। जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर में बात करी थी, हम पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के सारे पॉइंट्स जो हैं उनको एक एक करके डिस्कशन करेंगे एंड साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनको भी डिस्कशन करेंगे। नाउ द पॉइंट कमिंग कि जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, जब हम पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो पर्सपेक्टिव किस चीज़ का पर्सपेक्टिव ले रहे हैं हम, कि ज्योग्राफी एज अ ह्यूमन एलिमेंट विद अ ह्यूमन एलिमेंट किस तरीके से डेवलप हुई है। अगर आप पेपर 1 के पार्ट 1 में देखते हो तो आपको मिलता है जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोजियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट। इन सब में आप किसके बारे में पढ़ रहे हो? आप नेचर के बारे में पढ़ रहे हो। क्या आपने कहीं पे भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट उसमें देखा है? आपने नहीं देखा होगा। ह्यूमन ज्योग्राफी को हम एक डिफरेंट सब्जेक्ट रखते हैं और ये डिफरेंट सब्जेक्ट ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, क्योंकि इनिशियली कॉन्सेप्ट ये था ज्योग्राफी इज व्हाट? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, बस यही था। कभी इसमें मैन का नाम नहीं आया था। तो बाद में धीरे धीरे ग्रीक से लेके हमारे रोमन स्कॉलर्स से लेके अरब जियोग्राफर्स से लेके फ्रेंच जियोग्राफर्स, जर्मन जियोग्राफर्स, यूएसए, ब्रिटेन, इन सारे जियोग्राफर्स, डिफरेंट पीपल ने कंट्रीब्यूशन दिया है ज्योग्राफी के इवोल्यूशन के अंदर। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। किसी ने बोला कि नहीं ज्योग्राफी पूरी यूनिवर्सल ज्योग्राफी है, किसी ने बोला कि नहीं ज्योग्राफी एक रीजनल ज्योग्राफी है, किसी ने बोला कि ज्योग्राफी सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमारा नेचर है सिर्फ उसके बारे में कंसर्न रहेगी, किसी ने बोला नहीं ज्योग्राफी सिर्फ ह्यूमन एस्पेक्ट के बारे में कंसर्न रहेगी, किसी ने बोला कि लड़ाई मत करो, दोनों के बारे में कंसर्न रहेगी। समझ रहे हो आप? इस तरीके से धीरे धीरे ज्योग्राफी का इवोल्यूशन हुआ है। बट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, किस तरीके से? ग्रीक, रोमन, अर्बन, फ्रेंच, जर्मन, यूएसए, ब्रिटेन, इन सारे जियोग्राफर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ये बात ऐसे होती है जिसे हम बोलते हैं ना कि वाद विवाद करना। ये जैसे अगर आप रिसर्च में हो या अगर आपकी जान पहचान में कोई रिसर्च है, देन यू वुड नो कि एक पेपर लिखा जाता है। यहाँ पे जो बातचीत होती है या जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो आपके रिसर्च पेपर के थ्रू होता है। यहाँ पे हम डेस्क पे खड़े होकर वाद विवाद नहीं करते। तो ये जो पेपर होता है, आप इसमें जब पेपर पब्लिश करते हो देन यू नीड वेरी सॉलिड प्रूफ फॉर दैट। तथ्य चाहिए होते हैं। आप अपनी बात को कैसे साबित कर रहे हो, तो वो अपनी बात को साबित करने के लिए XYZ तथ्य लेके आएंगे। दूसरा पर्सन है वो अपनी दूसरी बात को साबित करने के लिए ABC तथ्य लेके आएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग कि ज्योग्राफी में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। डिफरेंट थॉट्स आ रही हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ज्योग्राफी डज नॉट हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टडी ओनली, इट कैन एनहांस इट एरियाज। तो वो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का स्टडी होता है। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वो हम एंशिएंट पीरियड में ग्रीक एंड रोमन स्कॉलर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हिस्ट्री के ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो हम क्यों बोलते हैं कि जो ग्रीक है उनमें ही ज्योग्राफी का रूट्स है, क्योंकि ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डेफिनेटली हैड इट रूट्स इन द ग्रीक स्कॉलर्स। क्यों था? क्योंकि उस वक्त पे जो ग्रीक था वो आपको पता है ना, ग्रीस सिविलाइजेशन, इट वॉज वन ऑफ द वेल फ्लोरिश्ड सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 500 BCs to 200 BCs। सेंटर ऑफ ग्रीस को गोल्डन पीरियड बोला जाता था। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेस्ट थिंकर्स थे जिन्होंने अपना डिफरेंट कंट्रीब्यूशन दिया था यहाँ पे। तो मेजर अगर हम ग्रीक फिलोसोफर्स के बारे में बात करें तो हमारे आते हैं एरिस्टोटल, प्लेटो, हेरोडोटस, अलेक्जेंडर, एक्सिमियंडर्स, स्ट्रैबो, प्टोलेमी, थेलेस, होमर, ये सब आते हैं। नाउ इन सब ने कुछ ना कुछ बात बोली और ये ज़रूरी नहीं है। और उस वक्त पे ध्यान करो कि ये एंशिएंट पीरियड की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी अपने आप में एक वेल स्टैब्लिश्ड सब्जेक्ट नहीं था। धीरे धीरे बातचीत होनी शुरू हुई है। बातचीत होनी कैसे शुरू हुई है? जैसे कि होमर थे, होमर को फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो लिटरेरी ट्रेडिशन था, इनकी 2 बुक आई थी, ओडिसी करके और एक का नाम था इलियाड। अब क्वेश्चन है कि क्या मुझे ये याद रखने की ज़रूरत है? अगर हो तो रख लेना, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको याद नहीं रखना है, ये इतना एंशिएंट है, नहीं याद रखना है। बट ये ध्यान रख सकते हो कि होमर को फादर ऑफ ज्योग्राफी के तौर पे कंसीडर करा जाता है, क्योंकि इनकी जो बुक आई थी ओडिसी एंड इलियाड, इसमें इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात डिस्कस करी थी जो ज्योग्राफी से रिलेटेड थी, कि जो विंड है वो 4 डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट डायरेक्शन इन्होंने कौन सी बताई थी? इन्होंने बताया था जो नॉर्थ से आ रही है इनको हम बोरियस बोलेंगे, जो साउथ से आ रही है इनको हम नोटस बोलेंगे, जो ईस्ट से आ रही है विंड इसको इन्होंने यूरिस बोला। ठीक है, और जो वेस्ट से आ रही थी विंड इसको इन्होंने ज़ेपरिस बोला।
ओके तो ये अब इन्होंने किसने करा था, ये होमर ने बात करी थी, इस तरीके से इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था। ठीक है, उसके बाद में थेलस थे, तो थेलस जो थे अभी यहाँ पे देखो ये रहे थेलस। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, ये तो ग्रीक जीनियस फिलोसोफर ट्रेवलर सब कुछ थे, इन्होंने जियोमेट्री में इनका बहुत इंटरेस्ट था, तो इन्होंने बहुत बड़े सिंपल जो अभी भी जियोमेट्री के अंदर हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो सर्कल है अगर आप उसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर, डायमीटर जो है सर्कल का वो सर्कल को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल होता है इसके दोनों साइड के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस तरीके से इन्होंने जियोमेट्री में काफ़ी कॉन्सेप्ट दिए थे, बट फिर हम इनको जियोग्राफी के लिए क्यों बोलते हैं, इनका अजम्पशन था। एंड अगेन रिमेंबर कि दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट पीरियड, और ये वो पीरियड है डार्क एज से पहले का जब हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना नहीं था एंड वी जस्ट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द अर्थ। ठीक है, तो इनका थेलस का ये मानना था कि जो अर्थ है वो एक डिस्क है और ये पानी के ऊपर इस तरीके से फ्लोट करती है। बट थेलस वाज आल्सो द फर्स्ट पर्सन, थेलस पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अर्थ में जो डिफरेंट लोकेशंस है जिसको आज हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, इसको मेजर करने का पहला इन्होंने जिम्मा उठाया था। ये स्टार्टेड बिल्डिंग अ मैथमेटिकल ट्रेडिशन, और ये जब हम मैथमेटिकल ट्रेडिशन की या एम्पेरिकल स्टडीज़ की बात करेंगे और आगे चल के जब हम क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो थेलस का नाम आएगा। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसको याद रखो कि कैसे इन्होंने जो ट्रेडिशनल अनसाइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस होते थे उसको उन्होंने इसका फेस चेंज करा था। ठीक है, उसके बाद में हमारे एनिक्सिमिएंडर्स थे। एनिक्सिमिएंडर्स जो है इन्होंने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइस करे थे जो मतलब शेडो की कास्ट को देख के, देखो आई थिंक ओके मैंने रखा नहीं है यहाँ पे डायग्राम बट इन्होंने एक जेनोमन करके एक इंस्ट्रूमेंट था, तो इस तरीके से वो सर्कुलर टिल्टेड इंस्ट्रूमेंट था। आपको जैसे जंतर मंतर अगर आपने कभी देखा है ना, आपको जंतर मंतर में ये दिखेगा, तो यहाँ पे एक वर्टिकल इस तरीके से पोल होता था और इस पोल पे जैसे सूर्य की शेडो गिरती थी, सूर्य की किरणें गिरती थी, इसकी जो शेडो है वो यहाँ पे चारों तरफ से घूमती थी एंड यू वुड नो कि दिन का कौन सा टाइम हुआ है, तो ये उसके लिए था। ठीक है, ये हुए तो एलेक्जेंडर एंड थेलस जो है, सॉरी एलेक्जेंडर बोल रही हूँ मैं इनको बार बार, एनिक्सिमिएंडर्स जो हैं और जो थेलस हैं, इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंटली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन दैट टाइम ऑल्सो इन्होंने मैथमेटिकल ट्रेडिशन का इनिशिएशन करा था। नाउ जब हम क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, जब हम पॉजिटिविज्म बात करेंगे आगे ना, तो हम यही बात करते हैं कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, आप इस चीज़ को लिंक कर पाओगे। जब हार्टशोन का एरियल डिफरेंशिएशन का एक्सेप्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था तो उसको क्रिटिसाइज करा था शॉफर ने, एंड शॉफर ने बोला था कि इतना डिस्क्रिप्टिव मत जाओ, यू नीड लॉज, यू नीड थ्योरीज, यू नीड मैथमेटिक्स, यू नीड स्टैटिस्टिक्स टू प्रूव, टू ब्रिंग इन द ज्योग्राफी सो दैट ज्योग्राफी अलाइव रह सके और अभी के जो कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ कम्पीट कर सके। तो शॉफर के बाद में निकल के हमारा 1950s के आसपास में, 1950-60s के आसपास में क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में यही था कि मैथमेटिकल ट्रेडिशन आया था। तो ये जो 1950s एंड 60s में मैथमेटिकल ट्रेडिशन था, ये 6th सेंचुरी के अंदर थेलस एंड एलेक्जेंडर ने कहीं ना कहीं बातचीत करी थी उसके बारे में कि मैथ्स लेके आओ इसके अंदर, मैथमेटिकल ट्रेडिशन ऑफ ज्योग्राफी के बारे में इन्होंने बात करी थी। ठीक है, ओके अब हमारे हेकातियस है ना, हेकातियस वॉज अगेन ए वेरी वेरी ग्रेट जियोग्राफर। हेकातियस इनका एक वर्क है जिसको बोलते हैं गेस पीरियडोज। ये इन्होंने दोनों अप्रोच के बारे में बात करी थी। इन्होंने पहले तो बोला था कि डिस्क्रिप्शन, इसका नाम गेस पीरियडोज का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, एंड इट वाज द फर्स्ट सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द नोन वर्ल्ड। इन्होंने दो मेथोडोलॉजीज ली थी। इन्होंने नोमोथेटिक या फिर लॉ सीकिंग अप्रोच या फिर इडियोग्राफिक अप्रोच ली थी। अब नोमोथेटिक या इडियोग्राफिक अप्रोच क्या होती है? नोमोथेटिक सिंपल भाषा में बताऊं तो जो हमारे मॉडल्स, लॉज एंड थ्योरीज हैं वो नोमोथेटिक या लॉ सीकिंग है कि मैंने एक जनरल स्टेटमेंट, एक अजम्पशन ले लिया और उसके बेसिस पे मैंने फॉर्मूला बना दिया। अगर और भी सिंपल भाषा में बताऊं तो x+y=z जो है ये नोमोथेटिक अप्रोच है। इडियोग्राफिक अप्रोच जो कि रीजनल ज्योग्राफी में आती है काम, नोमोथेटिक अप्रोच क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के अंदर काम आई थी। ठीक है, इडियोग्राफिक अप्रोच जो है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव अप्रोच बोलते हैं, ये किसी भी रीजन को डिस्क्राइब करती है। जैसे मैंने पहाड़ देखा तो मैंने पहाड़ को डिस्क्राइब करा। नोमोथेटिक वाला क्या करेगा, वो उसमें पूरा एंगल निकालेगा, मैथ्स लेके आएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लेके आएगा, वो नोमोथेटिक हुई। इडियोग्राफिक अप्रोच सिंपल डिस्क्राइब करेगा कि मैंने ऐसा देखा, वैसा देखा, वैसा देखा। तो जनरली हमारी जो अप्रोच होती है डे टू डे लाइफ में वो इडियोग्राफिक अप्रोच ही होती है। ठीक है,
तो हेकातियस जो है इन्होंने एक मैप प्रिपेयर करा था, वर्ल्ड मैप प्रिपेयर करा था, जो कि एनेक्सिमेंडर्स की जो मैप बनाया था उसी के बेसिस पे इन्होंने मैप बनाया था। तो इन्होंने जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा था। एंड अगेन अंडरस्टैंड कि ये वो वक्त है जब अभी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, सो इनका जो नॉलेज है वो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़, इनके आसपास की कंट्रीज़ तक ही सीमित था। तो एक तो हमारे हो गए हेकातियस, दूसरे हमारे थे हीरोडोटस। हीरोडोटस जो है इनको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है 5th सेंचुरी BC में, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात बोली थी, और ये खुद में एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन बनता है कि हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जियोग्राफिकली एंड और जियोग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। यहाँ पे 2 शब्द बता रही हूँ मैं आपको, कोरोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी। जब हम बात करते हैं कोरोलॉजी की तो हम बात करते हैं लोकेशन की, हम बात करते हैं स्पेस की कि ये जगह कहाँ पे है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो मतलब कोरोलॉजी है। तो जियोग्राफी इज जनरली अ स्टडी ऑफ कोरोलॉजी, ठीक है। रीजनल जियोग्राफी जिसको हम बोलते हैं कोरोलॉजी, स्पेस की बात कर रहे हैं हम, डिफरेंट लोकेशंस कहाँ पे हैं मेरी। क्रोनोलॉजी की जब हम बात करें, जब इसमें नो आ जाता है, तो क्रोनोलॉजी होती है मेरी टाइम, टेम्पोरल टाइम का क्या रोल है इसमें। जैसे अगर आप ज्योग्राफी के आप अगर मेरे ज्योग्राफी बैच के स्टूडेंट हो, या अगर आपने पहले भी ज्योग्राफी का कुछ देखा है ऑप्शनल का, जब हमने डेविस एंड पेंग की बात करी थी, तो हमने इवोल्यूशन की बात करी थी। जैसे हमने रिवर कोर्स के इवोल्यूशन की बात करी थी कि किस तरीके से रिवर कोर्स जो है वो अपर एरिया से लोअर एरियाज के तक किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, फीचर्स कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, थ्रू द टाइम कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। सो दैट इज़ माई टाइम इवोल्यूशन। तो हीरोडोटस ने यही बोला था कि जो ज्योग्राफी है इट मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली, और जितनी भी हिस्ट्री है इट मस्ट बी ट्रीटेड जियोग्राफिकली, ठीक है। तो इन्होंने कोरोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी को एक साथ में बातचीत करा था। नाउ इन्होंने ही हीरोडोटस ने ही इन्होंने क्या बोला था कि कुछ लोगों के कल्चरल ट्रैक्ट्स को इन्होंने ऑब्जर्व करा था, तो इन्होंने फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूट करा था। सिंपल भाषा में बताऊं तो ये किसी जगह पे गए, उन्होंने देखा कि पहाड़ पे जो लोग रहते हैं उनके रहने का तरीका, उनका कल्चरल ट्रैक्ट ऐसा है। फिर अगर ये प्लेन पे गए तो उन्होंने देखा कि प्लेन पे जो लोग रहते हैं उनके रहने का तरीका ऐसा है। तो इन्होंने फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी को लिंक करने की कोशिश करी। इन्होंने हीरोडोटस ने ही ये बात बोली थी कि जो इजिप्ट है ना, इजिप्ट ये पूरा नाइल रिवर का जो डेल्टा है ना, जो सिल्ट कट ये आ रहा है ना, जो एलुवियल सॉइल आ रही है, जो डेल्टिक रीजन बन रहा है, इजिप्ट जिस डेल्टिक रीजन पे है, ये इजिप्ट उसी का गिफ्ट है। इजिप्ट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर एंड नथिंग एल्स। तो इन्होंने उसको ऑब्जर्व करा था। एंड हीरोडोटस ने ऑब्जर्व करा था कि जो हवा है वो हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उस वक्त पे इन्होंने हाई एंड लो प्रेशर यूज़ नहीं करा था, इन्होंने यूज़ करा था कोल्ड से हॉट प्लेसेस की तरफ चलती है। जो आज अगर हम देखें तो सही है, क्योंकि कोल्ड का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे हाई प्रेशर, और लो का मतलब क्या, और हॉट का मतलब क्या हुआ कि लो प्रेशर। तो उस वक्त पे उन्होंने बोला सिंपल ही था, बट हाँ इन्होंने बताया था। ऑल्सो हीरोडोटस वॉज द पर्सन जिन्होंने एज ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी। इन्होंने बोला था, इनका बड़ा सिंपल एंड इंटरेस्टिंग मेथड था। ही सेड कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो हो रहा है ना, इसके बेसिस पे वी विल ट्राई टू कैलकुलेट कि अर्थ की कितनी एज होगी। तो इन्होंने बोला कि जो 1 फुट ऑफ सेडिमेंटेशन है इसको बनने में 880 साल लगते हैं। इन्होंने अपनी कैलकुलेशंस करी, तो इन्होंने पूरा मतलब 158 किलोमीटर थिकनेस का जो स्ट्रेटा था सेडिमेंटेशन का उसको लिया, इसमें एज कैलकुलेट करी, और इनकी एज आई थी अराउंड 440 मिलियन ईयर्स, विच इज़ वेरी वेरी नियर टू 4.6 बिलियन ईयर्स जो हम एक्चुअल कैलकुलेट करते हैं हमारी अर्थ की एज। बट अगेन अंडरस्टैंड कि दिस इज़ इन दी एंशिएंट टाइम, दे डिडंट हैव दिस टेक्नोलॉजी। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इस वक्त पे तब भी उन्होंने सेडिमेंटेशन के बेसिस पे इसकी एज को कैलकुलेट कर लिया था। देन वी हैव अवर मास्टर्स प्लूटो एंड एरिस्टोटल। प्लूटो को तो हम प्लेटो को हम मास्टर ऑफ डिटेक्टिव रीजनिंग भी बोलते हैं। ही सेड कि जो ज्योग्राफी है इट शुड बी फ्रॉम जनरल टू द पर्टिकुलर। जनरल टू पर्टिकुलर का मतलब है कि यूनिवर्सल से हम रीजनल ज्योग्राफी की तरफ जा रहे हैं। सो प्लेटो वॉज ऑफ द स्कॉलर हु सेड कि रीजनल ज्योग्राफी पे ज़्यादा एम्फेसिस करो। देन वी हैड द एरिस्टोटल ऑल्सो। एरिस्टोटल ने ऑब्जर्वेशन करा था। इन्होंने बोला कि अगर आपका सेंसेस, अगर आपका ऑब्जर्वेशन सेंस नहीं बना रहा है, अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, स्पेशली द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। तो स्पेशली द साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस में इन्होंने ये बात बोली थी। एंड
इसके अलावा एरिस्टोटल ने जो ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, इसमें भी बात करी थी, जैसे कि हेरोडोटस ने बात करी थी, वैसे इन्होंने भी बोला था कि जो अर्थ की लैटिट्यूडनल पोजीशंस हैं, ठीक है, जैसे कि हम 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ की तरफ जाते हैं, उस वक्त पे ये नहीं था, उस वक्त पे लैटिट्यूडनल पोजीशंस इतनी वेल स्टैब्लिश्ड नहीं थी, बट ही सेड कि जो हैबिटेबिलिटी है वो लैटिट्यूडनल पोजीशंस के अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो इन्होंने बोला था, ध्यान रखना, एरिस्टोटल ने बोला था कि जो इक्वेटोरियल एरिया है, जो सेंट्रल एरिया है, जिसको इन्होंने टॉरिड जोन नाम दिया था, ये टॉरिड जोन इनहैबिटेबल है। इनके हिसाब से यहाँ पे सूर्य की किरणें इतनी तेज गिरती है कि ये उबलता हुआ पानी है, यहाँ पे रहना इम्पॉसिबल है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। टॉरिड जोन इनहैबिटेबल है। और जो पोलर एरियाज़ हैं, जितना हम इक्वेटर से या फिर टॉरिड जोन से दूर जाते जाएंगे, या जो पोलर एरियाज़ हैं, ये पूरे के पूरे फ्रिजिड एरियाज़ हैं, यहाँ पे वैसे हैबिटेबिलिटी नहीं है। तो हैबिटेबिलिटी मतलब इंसान जनरली कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा इस वाले टेम्परेट जोन के अंदर रहेगा। तो एरिस्टोटल की बात कहीं ना कहीं सही थी, इन्होंने सही बोला था। अभी भी हम इसको टॉरिड टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन ही बोलते हैं, बट ये बात कि वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेबिलिटी नहीं है, ये बात गलत था। बट समवेयर ही ट्राइड टू लिंक द ह्यूमन सेटलमेंट और द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द ज्योग्राफी विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ज्योग्राफी, करेक्ट। फिर हमारे एरोस्थेनेसस आए थे। एरोस्थेनेसस को भी हम फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। इन्होंने, ही वॉज द पर्सन हु कॉइंड द टर्म ज्योग्राफी। इंटरव्यू में पूछा जाता है, मुझसे पूछा गया था। तो एरिस्टोटल ने बोला था ज्योग्राफी मतलब 2 वर्ड से बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मतलब है डिस्क्राइब। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, वी आर डिस्क्राइबिंग। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द डेफिनेशन कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी ज्योग्राफिका में इन्होंने फिर से वर्ल्ड को 5 क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा था। सेंट्रल वाला टॉरिड जोन हो गया, पोलर एरिया हमारे फ्रिजिड जोन्स हो गए, और सेंट्रल वाले एरियाज हमारे टेम्परेट जोन्स हो गए थे। देन वी हैड द स्टारबो ऑल्सो। स्टारबो का वर्ड था ज्योग्राफिया। इसमें भी इन्होंने ह्यूमन एंड कल्चरल एस्पेक्ट पे बहुत बात करी थी। सो स्टारबो का भी ना आप देखोगे कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत आता है यहाँ पे। देन वी हैड सम रोमन जोग्राफर, जिसके अंदर रोमन जोग्राफी के अंदर एक ही नाम मेजरली आता है हमारा पटोलमे। पटोलमे के लिए ज्योग्राफी वॉज नथिंग बट अ आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। पटोलमे ने मैप मेकिंग पे बहुत एम्फेसिस करा था, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग था इनके लिए। तो इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट था, जो ग्रीक स्कॉलर्स थे, एरिस्टोटल, पसोडियंस, इन सब से अपना कॉन्सेप्ट लेके आया था, और इन्होंने अपना एक बुक बनाया था एमालगस्ट। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर अ लिटिल बिट ऑफ द नेम ऑफ देम। सो इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको बात करूँ कि क्या याद रखने की ज़रूरत है, तो आप एरिस्टोटल ने क्या बोला, हेरोडोटस एंड हेकातियस ने क्या बोला, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक बार आपको ना पिक्चर मिल गया है कि क्या हुआ था, ग्रीक एंड रोमन फिलोसोफर्स ने क्या क्या बोला था, ठीक है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि अभी धीरे धीरे ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, और अभी तो ज्योग्राफी का नाम ही अभी मिला है मुझे, है ना। ज्योग्राफी का अभी नाम ही एरिस्टोटेनस ने दिया है, अभी तो धीरे डेवलप होना ये स्टार्ट होगा। सो दिस इज़ माई एंशिएंट पीरियड। इसके बाद में हमारा थोड़ा सा एक डार्क एज का पीरियड आ गया था। उसके बाद में हमारी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई थी, अरब ज्योग्राफर्स आए थे। सो विल स्टडी इन द फर्दर क्लासेस कि किस तरीके से डिफरेंट ज्योग्राफर्स, डिफरेंट एरियाज ऑफ ज्योग्राफर्स का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन हुआ है। फॉर दिस इट, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस कि हम पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को आप किस तरीके से चाहते हो, इज अ पर्टिकुलर टॉपिक विच यू वांट मी टू टीच, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। एंड ऑल्सो टू टेल यू कि इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी टफ लगता था बट अभी ईजी लग सकता है, और यू थिंक कि दिस टीचिंग style is it goes good with your understanding, तो we have started a geography optional course also। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। there are some sample classes also you can see, जिसमें हमने इन सब के बारे में in depth स्टडी करी है। well this is it from my side, I will see you guys in the next class. bye, जय हिंद।